ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग यहाँ से अगर इस एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आप। ये 11th की जो दोनों है जो कम से कम 8 क्वेश्चनों को तो कवर करती है, इसीलिए बोलते हैं इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना 30 से 10 तक भी पढ़ना चाहिए, उसके बाद में पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका। तो अपन 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 11th का जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये वर्ल्ड वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहीं से शुरुआत करते हैं हमेशा। याद रखना उद्देश्य का पहली बात तो भारत के संविधान का पार्ट है, दूसरी बात ये नॉन जस्टिसेबल होती है। ठीक है, तीसरी बात इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड। ठीक है, तो यही खास बातें हैं और ये याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और पूछेगा आपके बाद एक बहुत सालों से क्वेश्चन आया। ऐसे तो हर साल आता है ऐसे क्वेश्चन, पर ऐसे जस्ट इसके मीनिंग से मतलब यहाँ से जो लिखा हुआ उससे क्वेश्चन आए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। याद रखना न्याय 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता जो 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतने द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते। याद रखना 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में भी। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली बातें थी। आगे देखो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपकी बार, 1-2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और हमेशा बनते हैं यहाँ से, तो कन्फर्म। ठीक है, फंडामेंटल राइट से ये तो कुछ टॉपिक ऐसे फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रेम्बल हो गया, ये क्वेश्चन है फिक्स यहाँ से। मिनिमम ये मान के चलो 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चनों तक या 6 क्वेश्चनों तक भी जा सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी से। और मेरा ये रहा है कि इवन ईयर में पेपर में हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आते, लगभग अब क्या ये मान चलो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से, ये अच्छे से रटे हुए होनी चाहिए। तो पहली बात, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का पार्ट है। दूसरा भाग 3 में इनको मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसमें अनिवार्य शर्तें हैं, याद रखना, कुछ अपवाद है और युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। अब याद रखना कि इसको देखो 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 6 पार्ट में। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। एक बार यूपीएससी ने डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पता होनी चाहिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखना आर्टिकल 23 और 24, डायरेक्ट यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और आपके एनडीए में क्वेश्चन आया है 2024 वाले पेपर में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रीट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के आत्मकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, विधि देखो, समता का अधिकार में जो आते हैं आर्टिकल, विधि के समक्ष एवं विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में आर्टिकल 16। अस्पृश्यता याद रखना आर्टिकल 17 है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इन पर। स्वतंत्रता अधिकार अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यक्ति स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19। अपराध के लिए दोष चिन्ह के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण आर्टिकल 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। मानव के दुरुपयोग और बलात्कार का प्रतिषेध याद रखना आर्टिकल 23। परिसंकट में संकटकालीन में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। धार्मिक करों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल 27। राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के संबंध में आर्टिकल 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये रखना आर्टिकल 29 है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा या रखना भाषा, लिपि
या सांस्कृतिक विषय हितों का संरक्षण करने के लिए आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी भाषा शिक्षण संस्थानों का स्थापन और प्रशासन आर्टिकल 30। याद रखना, पहली बात, अल्पसंख्यक वर्ग को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ये चीज़ याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 16 चैप्टर है, ठीक है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। अरे कहीं ना कहीं देखो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडिया भी आ जाता है, इसलिए ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे इसको पढ़ लो, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस दोनों के तरीके से। और मेरा मानना कि एनसीईआरटी ही जो है 6 to 12 अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, पीटी प्लस मेंस, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी में। अगर इसको अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर ले तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया इतना इनफ है। बस फिर करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखो, बस, तो कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। फालतू में मार्केट में हज़ारों 100 बुक पड़ी है तो मतलब नहीं है, इसको करो कि मैंने देखा क्वेश्चन सारे यहीं से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला है भारत का संविधान नागरिकों मूल कर्तव्य, भाग 4 का याद रखना है। सरदार सरोवर सिंह कमेटी की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था 1976 में, 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, पर उसमें से कुछ को ही एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये अनुच्छेद 51 क्या के तहत है, मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये चीज़ याद रखना, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया था, ये चीज़ याद रखना। और इसी के कारण जो है बाद में आर्टिकल 21 यही जोड़ा गया। ये सब चीज़ें एक चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, विशेष रूप से एक बार देख लेते हैं। पहले इकाई 1 में भूगोल के विषय के रूप में, तो ये थ्योरेटिकल है, ये ज़्यादा काम करने पीटी मेंस के लिए, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, एक इंट्रोडक्टरी है बस। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर तथा महाद्वीपों का वितरण, ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भू आकृतियाँ, ये भी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। खनिज सेल हो गया, भू आकृति प्रक्रिया होगी, भू आकृति तथा उनका विकास हो गया। जलवायु जो है ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल का संगठन संरचना, सौर विकिरण, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्मा संतुलन और तापमान, वायुमंडलीय परिक्षेत्र तथा मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु में जलवायु परिवर्तन, जल, महासागरीय जल, महासागरीय जल संचलन, ये भी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता का संरक्षण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। अब विदाउट आप जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ो तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी कैसे समझ में आएगा। तो पहले ज्योग्राफी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे पार्ट जो होते हैं, जो अब 12th वाली पढ़ेंगे, वो इकोनॉमी के लिए हेल्प करता है, इकोनॉमी के लिए हेल्प करेगा। तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो याद रखना कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कवर हो रहा है आपका, ठीक है। ज्योग्राफी तो हो ही रहा है, साथ में आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इकाई 1 में भूगोल के विषय के रूप में पढ़ेंगे। इसी इकाई के विवरण में भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में स्थानीय गुण विज्ञान के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल विशेषता, ये नॉर्मल चैप्टर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आई थिंक मेरे अनुसार कोई क्वेश्चन कोई पहले पूछा गया 1995 के दौर में, तो नहीं इतना काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्टरी है, मतलब ये भूगोल क्या होता है, क्या कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या है, सारी चीज़ें उसके बारे में बताया गया है बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन। आपने माध्यमिक स्तर पर एक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण,
मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपनी भोजन की आदतों में वस्तुओं को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यात्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन में उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता आने वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि में लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आपके मानचित्र में परिवर्तित गोलक या ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कैरेक्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लेस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे, भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। यहाँ पर्वत है, पहाड़ियाँ है, घाटियाँ है, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों से भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेल पथनों, बाजारों, मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में भी विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने को संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। डिस्क्राइब ऑफ अर्थ। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोथेनिस एक ग्रीक विद्वान था। अभी जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक जस्ट एक रीड आउट कर लो, बस एक थोड़ा मोटा आइडिया होना चाहिए। इतने हिस्से पूर्व उसने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी एवं ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने का इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी का वर्णन पृथ्वी की सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान जो है भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। अब इस तथ्य से परिचित ही है कि यथार्थ बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्रकृति विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अन्य सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विशेषता तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों में इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों में सूचना आधार प्राप्त कर इसका संश्लेषण करता है। याद रखना, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सिलेबस का पहला चैप्टर यही है उनके, अगर आप यूपीएससी सिलेबस देखोगे तो। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों से विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों को भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणतः फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों का व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थितिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है।
इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निहित परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन कर लिया। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ावा तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उसी उत्पादन के पैमाने में श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक पर्यावरण मानव के अन्य क्रियाओं को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बनाए। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग और मरुस्थलों का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी सहायता से मानव आवश्यकता को अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सर्जन किया। जस्ट रीड आउट करो, मैं फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही होनी चाहिए। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जब आप पढ़ोगे ना, उसी से धीरे धीरे दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंत प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गों में वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पाए जाने वाले प्राकृतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलाकर दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तथा एक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साचार्य व अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोलिक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में भूगोलिक मतलब सभा से बहुत सारे सब्जेक्टों को मिला हुआ रूप है। संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। वर्तमान के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। सर्वे दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया के एवं सूचना तकनीक ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक व सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण व प्रशिक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए। भूगोल का एवं संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विद्वानों में मतलब इंटरफेस संबंध है, मतलब सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। ऐसे भूगोल के अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तु तो विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनमें कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभावित करता है। स्थानीय दूरी में सवै विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में यह कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विश्व समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें विश्व मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक को भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य
एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रयोजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन तकनीक ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई और अफ्रीका राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भूआकृतिक जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं तथा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणतः अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। इसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो मतलब ये कहने मतलब कि डिस्टेंस कम हुई है। नई नई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ने जब मतलब नेचर में इंटरफेयर किया है तो सारी चीज़ें बता रहे छोड़ो। इस समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों को उल्लेख कीजिए। 1.1 में विभिन्न प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान में भूगोल का संबंध प्रतिचित्रित करता है। ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। अब देखो पहले एक बार इसको देखो, इसे ध्यान रखना। सबसे पहले भूगोल तथा इसके अन्य विषयों से क्या संबंध है, ये सबसे जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत इसको एक बार ऐसे देख लो। देखो भूगोल के क्षेत्र है। मृदा विज्ञान है तो मृदा भूगोल से जुड़ा है। वनस्पति विज्ञान है तो पादप भूगोल से जुड़ा है। प्राणी विज्ञान है तो प्राणी भूगोल से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिक विज्ञान तो मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पर्यावरण भूगोल है तो पर्यावरणीय विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक भूगोल है तो मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक चिंतन मतलब दर्शन शास्त्र। सामाजिक भूगोल मतलब समाजशास्त्र। ऐतिहासिक भूगोल मतलब इतिहास। राजनीतिक भूगोल मतलब राजनीतिक शास्त्र। जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र। इसलिए तो बोल रहा था कि सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक सांख्यिकी, भूगोल में परिणात्मक परिविधि, गणितीय खगोलीय भूगोल, भूविज्ञान, भूआकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान मतलब समुद्र विज्ञान। तो ये सबसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें साइंस का नॉलेज भी यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, इधर आओ। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि रेखा चित्र में दर्शाया गया कि प्राकृतिक विज्ञान का अंतरपृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान तथा मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा परिस्थिति विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत निश्चय में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश व देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग जियोड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भूभाग को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी व अर्थमिति इकोनोमेट्री परिणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मानस, मेंटल मानचित्र, मानचित्र कला, कैरेटोग्राफी वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। अभी इंट्रोडक्टरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार पढ़ लो, एक आइडिया होना चाहिए बस। भूगोल और सामाजिक विज्ञान। रेखाचित्र से प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरपृष्ठ मतलब संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है कि दर्शन किसी विषय को जोड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वोत्तम पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय तथा यथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती है। स्पेटियल राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय, उपभोग की विवेचना करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतः वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका होती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानीय पक्ष का अध्ययन करता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र उपदानों का अनुसरण करता है, जो इस अन्य विषय से पृथक करता है।
इसका अन्य विषय से प्रासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है, जिसका अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के भाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का भाव अवरुद्ध नहीं होता है। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय परिपेक्ष में इसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ता को बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को आकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा में दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1 का अध्ययन करें। इसमें यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर्शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही बात विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, विषय वस्तुगत, क्रमगत एवं प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, शायद इसी के नाम पर रखा गया वो हम्बोल्ट द्वारा 1769 से 1869 द्वारा परिवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। विषय वस्तु विभागों में एक तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण यदि प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो वह सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विश्वतरेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यह प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों के अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विधान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है। वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है जो संस्कृति विकास के माध्यम से भी योगदान दिए है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल जो अपन पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन। भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास में संबंधित प्रक्रिया को अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों का प्रभाव का अध्ययन करेगा। ठीक है। मृदा भूगोल, यह मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनके उत्पादकता, स्तर, वितरण, उपभोग के आदि का अध्ययन से संबंधित। अब देखो इधर देखो, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भौतिकी है ठीक है, फिर सिद्धांत, दार्शनिक शास्त्र है, विधि, तकनीकी और मानव। अब देखो भौतिक को इधर दो पार्ट में अंतःपृष्ठ, ठीक है, ये हो गया भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। ठीक है, फिर इसको इन दोनों को अंतःपृष्ठ में पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पारिस्थितिकी। ठीक है, और इधर जो है मानव भूगोल को विभाजित किया गया सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, बस्ती, आर्थिक। ठीक है, ऐतिहासिक, राजनीतिक। फिर जनसंख्या बस्ती दो प्रकार में, ग्रामीण और नगरीय। ठीक है, फिर इधर जो आर्थिक है उसको कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार है, परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं। ठीक है, सिद्धांत दर्शन शास्त्र को किया गया भौगोलिक चिंतन में, मानवीय पारिस्थितिक भू एवं मानव का पारस्परिक क्रिया, विधि तकनीक में मानचित्र कला, चित्र क्षेत्र सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीक, भू सूचना, GIS हो गया, GPS हो गया और LIS हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। अब बता दो मानव भूगोल, जो मानव भूगोल अपन ये पढ़े थे, ये सारा सब चीज़ें मानव भूगोल में आया था। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान में नियमित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन होता है। जनसंख्या आदिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यवसाय संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि आदिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासियों के वितरण, आरोप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, ये मानव की आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन एवं स्थापना तत्वों सेवाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल जो ऐतिहासिक बताता है, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभव से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी समसामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय होता है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं के निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू विन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है।
साथ ही जनसंख्या राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतःपृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का उभेदय हुआ। इसके अंदर निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल में इसमें पशुओं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप में भौगोलिक विशेषता का अध्ययन किया होता है। वनस्पति भूगोल एवं प्रकृति वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानीय प्रारूप का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इसमें प्रजातियों स्पीशीज के निवास या स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्या जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण चिंता आदि का अनुभव किया गया है। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहरी एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष है जो सभी विषयों के लिए विनिष्ठ और निष्ठ है। अब देख लो, ये इधर तो अपन को छोड़े नहीं ना। ये देखो, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगुण के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, देश ग्रामीण योजना और शहरी योजना। दर्शन क्या होता है? भौगोलिक चिंतन होता है। भूमि व मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, विधि तंत्र तकनीकी क्या होती है? सामान्य संगणक आधारित मानचित्रण, परिणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ। ठीक है, अगला है भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे जियोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थलीय तंत्र GPS। उपयुक्त वर्गीकरण को भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे से पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा दृष्टि से स्थितिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि नई सोच, नई समस्या, नई विधि तंत्र, नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणतः जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब वह संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई। तकनीक ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। ठीक है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता से सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल में उसका महत्व। पुस्तक का शीर्ष और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। एवं भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उचावच, वायुमंडल में इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु किस प्रकार इत्यादि। जलमंडल में समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व। जीवमंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उनके पोषण प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल, इकोलॉजी के पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टी या मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया व कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि पट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। ये भू आकृति आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाह, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के ऊपर वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य, प्रतिरूप, पशुपालन व कुछ उद्योगों द्वारा आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसे तकनीकी को विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु की अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातावरण को एयर कंडीशनर, वायु शीतक आदि इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व में घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली गति प्रदान करता है। वर्षा भूमि का जल धारक स्तर एक्वीफायर को पुनः प्रवेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली व अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खोजनों खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। यार मैग्नीज पिंड पाए जाते हैं समुद्री तल पर। मृदा नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशु, सूक्ष्म जीवाणु के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। याद रखना सूक्ष्म जीवाणु के लिए भी, क्योंकि वो उसी में तो पाए जाएंगे।
भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति में भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है। मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया था। सतत विकास डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जिसके लिए भौतिक भूगोल का महत्व और रेखांकित होता है। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करता है। रिचर्ड हॉटसन के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हेटनर। तो देखो अभी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट था नहीं ये चैप्टर, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखिए इसके क्वेश्चन क्या पूछा इसने, किस विज्ञान विद्वान ने भूगोल सब टर्म को प्रस्तुत किया? हेरोडोटस था ना, गैलीलियो तो नहीं। किसी लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? सड़क हो गया, मैदान हो गया, पतन हो गया, जलोद्यान हो गया। भूगोल की संख्या जनसंख्या भूगोल, मृदा से, मौसम हो गया, इस जलवायु से, समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल हो गया। ठीक है, कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ इनमें कौन से कार्य कारण, कहाँ और क्यों? कार्य कारण पूछ रहे हो, क्यों आएगा ना, क्यों, ये तो पहले इसके बारे में पूछता है। इनमें कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण समय पीरियड के हिसाब से। ठीक है, हिस्ट्री होता है, विषय कालिक संश्लेषण करता है, विषय कालिक संश्लेषण करता है। भूगोल भी हो सकता है, चलो ठीक है देख लेने, ऐसे कोई काम का है नहीं वो। ठीक है, इकाई 2 पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वैज्ञानिक महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक को भूभंग एवं ज्वालामुखी। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके सारे बारे में तो बेसिक है, तो पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या आपको कविता याद है जो आपने नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ मच? ये मुझे भी यही याद थी। बचपन से यही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा, असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे छोटे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आरंभिक सिद्धांत क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट, ठीक है, 1796 में गणितज्ञ के लाप्लास ने भी इसका संशोधन प्रस्तुत किया। जो निहारिका परिकल्पना, याद रखना निहारिका परिकल्पना किसने दी है, इसने। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। बाद में 19वीं ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकलता हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के बाद यह तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। यह तर्क देवतुरक सिद्धांत के नाम से भी माने जाते हैं, बाइनरी थ्योरीज। 1950 में रूस के ऑट सीमेंट ने व जर्मनी के कॉल वाइसजेस ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य के एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलित कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः विज्ञानियों ने पृथ्वी अन्य ग्रह की ही नहीं परंतु पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अभी देखिए पुराने सिद्धांत है तो ज़्यादा काम के हैं नहीं, तो मेंस से जैसे पढ़े हैं, पीटी के लिए बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आधुनिक सिद्धांत,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, याद रखना ये चीज़। अभी अभी चल रहा है कि नहीं एनसीईआरटी इनको हटाया जाए, ये सारा मुद्दा भी चल रहा है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, इस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगा मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। ये बात सही है। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि यहाँ पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बड़े हो रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे के उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। ठीक है, जब यहाँ पास से दूरियाँ बढ़ती रही है पर इनका आकार ही बढ़ जाता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं से हुआ है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ और वैज्ञानिकों को विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत बृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी बढ़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार करता आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक परमाणुओं के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्ष से है। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ आप देखो। तो मतलब देखो एक चीज़ देख लो कि हमेशा ये जो इन्होंने थ्योरी दी है कोई श्योर चली है, कल कोई नया वैज्ञानिक आया और वो पलट देगा। कोई नहीं जानता कैसे निर्माण हुआ, बस एक सब एक एग्जाम्पशन लगाते हैं और क्या है। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यह एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, याद रखना। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है, नेबुला। क्रमशः बढ़ती हुई निहारिका के गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होता है? समय का नहीं वरन दूरी का माप है, याद रखना। पहली बात तो याद रखना चाहिए। प्रकाश गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारने की एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.6 × 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष की संख्या में ये है। प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है, इतना हिस्सा है। ठीक है, आगे देखो। ग्रह का निर्माण। ग्रह के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्राउड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्राउड के चारों तरफ गैस में धूल कण घूमती हुई तस्तरिका विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्राउड का ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुए। ये छोटे गोले संयोजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए। संगठन में कोलिजन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहणों है और छोटे पिंड मिलकर बड़ा वो बना लेते हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडों का रूप में बने। अधिक सौरमंडल में अपन 6 क्लास में पढ़े थे। बुध होता है, शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। इनके घनत्व उपग्रह दिए। इनकी पृथ्वी एक उपग्रह होता है, मंगल का 2 होता है, इसके 53 होते हैं, इसके 53 होते हैं, 27 होते हैं, 13 होता है।
ठीक है। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, अर्थात अगर पृथ्वी की मध्य दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक एकक के बराबर है। ठीक है। घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही है। ठीक है, इधर आ जाओ। सौरमंडल, हमारा सौरमंडल 8 ग्रह है। निहारिका का सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके दस्त होने पर क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों से पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य के तारा 8 ग्रह, 63 उपग्रह हैं और छोटे छोटे पिंड जैसे शुद्ध ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉइड और धूमकेतु, कॉमेट्स, अवृत मात्रा में धूलीकण व गैस है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते, इनर प्लैनेट कहलाते। यार को ये अपन 6 क्लास में पढ़े थे। क्योंकि सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाह्य मतलब आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह प्राथमिक टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति सेलों और धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं ग्रह। इन 4 ग्रह गैस में बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह बृहस्पति की तरह इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना संघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ही एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 तक प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल में संबंधित कुछ तथ्य सारणी इसमें दिया गया, जो पढ़ लिए हैं। पार्थिव व जैवियन ग्रहों में अंतर निम्नलिखित परिस्थिति के फलस्वरूप हो सकता है। क्या? पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रह की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। अंतर पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस में धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रह के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं रह सके। अब चंद्रमा के बारे में, अब क्या देखो ना, अब क्या इम्पोर्टेंट है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मिशन हुआ था। सूर्य इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आदित्य L1 मिशन हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपकी बात। ठीक है, चंद्रमा को देखो। चंद्रमा जो है पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पहली बात ये चीज़ याद रखना। पृथ्वी की तरह चंद्रमा के उत्पत्ति संबंध मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड थे। ये पूरा पिंड डिम्बल, बीच में पतला व किनारे से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण इसी पदार्थ से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर में एक गर्त के रूप में मौजूद है। ठीक है, यदि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के नतीजा है। द बिग स्प्लैट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के एक पक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानें गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से उसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई? स्थलमंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व के कारण संयत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और अंततः उत्पन्न
ताप से पदार्थ पिघलने गिलने लगा। ऐसे पृथ्वी उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवावस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गई। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग में आएगा। अभी समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी की भूपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के एवं भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठक जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती है, जिसे परपट्टी, पवार, मेंटल, बाह्य कोड, आंतरिक कोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। याद रखना ये चीज़, नीचे जाते तो घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। हर पृथ्वी विशेषता को विस्तारपूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और उससे पहले ये समझ लो ये क्या है। भूवैज्ञानिक काल मार्ग पर जब आप देखते हो हिस्ट्री में यूज होता है प्रागजीव, आदमा काल, हाइडियन, तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग। ठीक है, फिर क्या हुआ? महाकल्प में नवजीवन, आज से 6 करोड़ वर्ष पहले। मध्यजीवी 650, स्तनपायी पूर्वाजीव करोड़। कोई मतलब नहीं है, अपना फैक्ट है ये सब। पूरे कैमरेन 5 करोड़ वर्ष पहले ये हुआ। कल्प कौन से? चतुर्कल्प, तृतीय कल्प, प्रोटेजियस, जुरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डियोनियन। यूपीएससी से नहीं पूछा है, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम जरूर पूछता है। अभिनय युग, अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, पुरानूतन युग। आयु अधिक वर्ष से पहले 0 से 10,000 या 10,000 से 20 लाख वर्ष। तो ये सब पैसे दिया हुआ, कोई काम का नहीं, छोड़ो। बस ये थोड़ा एक बार देख लो क्या क्या घटनाएं हुई। इसमें आधुनिक मानव जो आदि मानव था, होमो स्पेसिस आदि मानव था, मतलब आर्य मनुष्य के पूर्वज वनमानस, फल पौधे और वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानस, जंतु, खरगोश, रेबिट, हेयर, छोटे स्तनपायी चूहे आदि थे। डायनासोर का विलुप्त होना, याद रखना, इस काल में जो है डायनासोर लुप्त हो गया था। डायनासोर का युग, मेंढक और समुद्री कछुआ। रेंगने वाले जीव की अधिकता, जलचर, पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव। स्थल जल के रहने वाले जीव, स्थल जीवन के प्रथम चिन्ह, पौधे, पिछली मछली। इसमें कोई भी जीवन नहीं है जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। ठीक है। कई जोड़ों वाले जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशीय जीवाणु, महासागर, महाद्वीप में महासागर का निर्माण, महासागर और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। याद रखना कि इनके काल में हुई है। ठीक है, अब देखो वायुमंडल और जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है। अंत में वायुमंडल की संरचना जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसके हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसे केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रह पर हुआ है, अर्थात सभी पार्थिव ग्रह से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया है या समाप्त हो गया है। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी ठंडा होने और विवर्तन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में। याद रखना, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। आरंभ में क्या क्या था? यहाँ पे वायुमंडल में जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया अधिक मात्रा में था। याद रखना, और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतर भाग से गैस धरती पर आई, जिसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प में गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन होना शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन में अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा जल घृतों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई।
जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी उत्पत्ति अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति में विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका संवहन हुआ। यह संवहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निजी पदार्थों के जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पहले भूगर्भीय सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है और जो वैज्ञानिक मापक्रम में प्रश्न में दर्शाया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी को देख लो, कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 46 लाख वर्ष, 53 अरब वर्ष, 46 करोड़ वर्ष, ऐसा शायद ऐसा था। देख लेने के बाद कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यौन, महाकल्प, युग कल्प, महाकल्प। देख लेना, वो टेबल जो बनी वहाँ से है। निम्न कौन से तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संसाधन में सहायक ही नहीं है? सौर, पवन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण, गैस उत्सर्जन, विभेदन। सौर, पवन नहीं है। वित्तीय ग्रह कौन से है? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह वे ग्रह जो गैसीय है, बिना उपग्रह वाले ग्रह। भीतरी ग्रह जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। पृथ्वी जीवन के निर्माण कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था? छोड़ो, देख लेना एक बार, ठीक है। इसका भी यहीं करते हैं, फिर बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे इसके। 2-3 पार्ट होंगे इसके, बहुत लंबी है, 160 पेज है, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो लगभग जैसे अभी देखो अपन बहुत ज़्यादा पेज नहीं पढ़े हैं, अभी अपन 20-22 पेज पढ़े हैं, सोचो, तो 160 पेज है टोटल। तो लगभग ये मान के चलो 8 घंटे की क्लास होगी। तो 8 घंटे से भी 1 घंटा हो गया, 7 घंटे हो रहा है। देखते हैं, लगभग 3 पार्ट और लगेंगे टोटल, मतलब 4 पार्ट में होगी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, बाद में मिलते हैं, जब मैं मिलेंगे बता दूंगा।